अच्छा, हमारा मेजर फोकस ये है कि हम जियोथर्मल का इन एंड आउट एक एक चीज हम इस लेक्चर में कवर करें, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको जो बेसिक्स बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि जियोथर्मल बेसिकली क्या होती है, फिर उसकी जियोफिजिक्स यानी कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो किस तरह किस क्या स्ट्रक्चर के अंदर जो मेजर पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, फिर उसके रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उसकी जो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है ये बताऊंगा। फिर मैं टाइप्स बताऊंगा जियोथर्मल के प्लांट्स की टाइप्स, और फिर उसका एप्लीकेशन और मैकेनिज्म बताऊंगा। जितना मैक्सिमम हो सका मैं इसे कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको ये बात बताया कि जियोथर्मल बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है। इसमें दो वर्ड्स है, एक जियो है एक थर्मल है। जियो का मतलब अर्थ है और थर्मल का मतलब हीट है। तो जियोथर्मल जो है ये एक अर्थ से हीट एक्सट्रैक्ट करने का मैकेनिज्म है। इसकी अगर आप इसको अगर देखा जाए तो ये तीन चार डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूटिलाइज होता है, यानी कि इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट जगहों पे होती है। यानी कि अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी जियोथर्मल यूज होती है, फिर हीट और बिल्डिंग हीटिंग वगैरह के लिए भी यूज होती है, और हीट पंप के तौर पे भी यूज होती है जियोथर्मल। अच्छा, जियोथर्मल का मेजर एडवांटेज ऐसी जगहों पे बहुत ज्यादा निकलता है जिस जगह पे आप देखो कि जिधर बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई है, जिस तरह कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ स्टेट्स होगी, या कोई न्यूजीलैंड वगैरह हो गया, ऐसे एरिया जिधर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और उस ठंड की वजह से जो सेवरेज सिस्टम है वो जम जाता है। अब वो जमने को कम करना है कि भाई ये जो इसका जो इसको इसके अंदर स्टीम को इंजेक्ट करना है, और स्टीम को इंजेक्ट करके इसका जो है ये सेवरेज सिस्टम ना एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे, ताकि ये एक प्रोसेस में चलता रहे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक जियोथर्मल मैकेनिज्म लगाया जाता है, और वो उससे क्या होता है कि हॉट वाटर निकलता है, और हॉट वाटर से जो स्टीम बनती है वो सिस्टम में सेवरेज सिस्टम के साथ इंजेक्ट कर दी जाती है, ताकि जो सेवरेज सिस्टम है वो किसी भी जगह पे ये बिल्कुल ही जमे ना, आइस ना बन जाए। तो वो चीज को रोकने के लिए ये जियोथर्मल की मेजर एप्लीकेशंस में ये बात होती है। ये बेसिकली इसको कहते हैं हीट पंप, ये स्पेसिफिकली यूज होती है। इसके अलावा अगर जियोथर्मल का टेम्परेचर 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लेके जाएं, तो जो 50 टू 60 डिग्री की बात करते हैं ना, तो वो जो वैल्यू है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो वो बिल्डिंग की हीटिंग के लिए यूज होता है। ऐसी जगह जिधर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, वहां पे जो बिल्डिंग की हीटिंग का मैकेनिज्म है, उन उस मैकेनिज्म को कहते हैं, वो बेसिकली रेडिएटर्स लगे होते हैं। और वो रेडिएटर्स आपने देखे होंगे मरी या नारायण का सवात वगैरह जिधर आप गए हो, उधर आपने देखे भी होंगे कि वो रेडिएटर्स क्या होते हैं कि हॉट वाटर इंजेक्ट करते हैं और वो रोटेट करता रहता है और बिल्डिंग गर्म रहती है। तो जिस तरह कनाडा है, थ्रू आउट पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा ठंड है, तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा बना होता है कि टनल्स बने होते हैं और लोग टनल्स के अंदर मूव करते हैं, बाहर भी मूव करते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग के साथ टनल्स के थ्रू अटैच हुई होती है। तो उसके अंदर इंटरनल हीटिंग मैकेनिज्म के लिए भी जियोथर्मल यूज होती है। थर्ड एप्लीकेशन क्या होती है कि अगर हम टेम्परेचर एक्सीड कर जाते हैं 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं और उधर ड्राई स्टीम बन जाती है, तो ड्राई स्टीम का फायदा यह है कि हम उसे टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये तीन डिफरेंट एप्लीकेशन है जियोथर्मल की। सही है ना। जियोथर्मल वैसे तो अबंडेंट सोर्स है, अवेलेबल है, तकरीबन आप कहीं पे भी बोर करें, एक सर्टन लिमिट से ज्यादा जमीन के अंदर घुस जाए तो जियोथर्मल का एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन जब जियोथर्मल लगाते हैं तो बाकायदा साइट की इंस्पेक्शन होती है, क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। अगर साइट के अंदर फैसिलिटी हमें अवेलेबल है तो फिर ही जियोथर्मल लगाई जाती है। जियोथर्मल का एडवांटेज ये मिलता है कि 365 डेज में से 360 डेज, ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज इसकी मेंटेनेंस के लगते हैं। तो ऑलमोस्ट 99% जियोथर्मल ऑपरेट करती है, और 100% टाइम 24 आवर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जिस तरह हम सोलर विंड वगैरह की बात करते हैं, उसमें ज्यादातर में हमें रिसोर्स प्रोवाइड करनी होती है। तो जियोथर्मल में जो रिसोर्स होती है वो वाटर होता है, जो वाटर हम इंजेक्ट करते हैं और वो वाटर गर्म होता है, और फिर आपको जो है क्या नाम है स्टीम, और स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है। तो जियोथर्मल कंटिन्यूस अवेलेबल रहती है, 24 आवर्स अवेलेबल रहती है।
और जियोथर्मल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये नॉइज फ्री भी होती है एडवांटेज में, लेकिन जो दूसरा मेजर एडवांटेज मिलता है कि इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस नहीं होती। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर को इंजेक्ट करना है, और वाटर को इंजेक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी या पंप वगैरह चाहिए, तो उस पंप की एनर्जी के लिए हमें थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो 1000 to 2000 टाइम कम होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड से जो फॉसल फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्या है कि अगर कोई हम इसको टारगेट कर लें एज एन इंजीनियर, हम टारगेट कर लें भाई एक सोसाइटी, एक टाउन या एक एरिया, और हम उस एरिया को स्पेसिफिकली फैसिलिटेट करना चाहें विद द जियोथर्मल एनर्जी, तो ये सबसे आइडियल चीज होगी, इससे हम जियोथर्मल सोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि पूरे शहर को फैसिलिटेट करना है, तो इतना बड़ा पावर प्लांट फिर फिजिबल नहीं रहता। तो आइडियल ये होता है कि क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, और डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में यही होता है कि हमने किसी एक जगह पे लगाई और साथ ही कंज्यूमर बैठा हुआ है, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई कंज्यूमर को आपने दे दी, तो फिर वो वहां पे फायदा हो जाता है। मुझे याद है आज से कोई तकरीबन 7 या 8 साल पहले की बात है, मॉडल टाउन ने इस तरह की कोई फिजिबिलिटी एनालिसिस किया भी था, और अकॉर्डिंग टू मॉडल टाउन ऑलमोस्ट 10 मेगावाट का मॉडल टाउन का लोड था, जो जियोथर्मल पे इनका प्लान था ले जाए। तो जब फिजिबिलिटी एनालिसिस हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली ये समझ लगी थी कि उस वक्त आज से 7-8 साल पहले की बात है कि 2 अरब रुपया जो है ना वो लगेगा। 2 अरब का मतलब 2 बिलियन रुपीज लगेंगे, और 2 बिलियन रुपीज को अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो कोई इतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं बनती। उधर उस टाइम हमें फैसिलिटी ये मिल रही थी कि जर्मन डेलीगेशन था, और दे आर आस्किंग दैट दे विल प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना वो 60% सब्सिडी दे देंगे। अगर वो 60% सब्सिडी दे देते, 2 अरब में से 60% निकाल दिया जाए, तो एंड एट द एंड जो अमाउंट बनती थी ना, वो सिर्फ बनती थी 80 करोड़ रुपया। सही है ना, 80 करोड़ रुपया। और वो जो 80 करोड़ रुपया को अगर आप देखो, तो मॉडल जैसी कम्युनिटी में लोग लगाना चाहें तो लगाया जा सकता है, जिधर एक एक कनाल जो है 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का है, तो उधर लगाने में कोई मसला नहीं। अच्छा, उस फैसिलिटी का फायदा क्या था कि वो उन्होंने यही डील की हुई थी कि पूरे साल में 10 दिन वो इस प्लांट को बंद करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे, अदरवाइज पूरा साल ये प्लांट डायरेक्टली चलता रहेगा। वो उसकी भी डिवीजन थी कि भाई 2 दिन इस तरह बंद किया जाएगा, फिर एक दिन इस तरह बंद किया जाएगा, बाकी सारा आपका पावर प्लांट 24/7 चलता रहेगा, कोई इतना इशू नहीं है। तो जियोथर्मल पावर प्लांट जो है बड़ा अफोर्डेबल और कॉस्ट इफेक्टिव, नॉइज फ्री, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशन मिलता है। अच्छा, जियोथर्मल पावर प्लांट को अगर स्पेसिफिकली देखा जाए, तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो अर्थ के अंदर से मिलती है, और अर्थ की हीट को बेसिकली यूटिलाइज करती है। अर्थ की हीट के बारे में ये कहा जाता है कि हम अगर 1 किलोमीटर डेप्थ में चले जाएं अर्थ के अंदर, तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से डिफरेंस आपको क्रिएट होता है। अगर हम 3 to 4 किलोमीटर नीचे चले जाएं, 3 to 4 किलोमीटर नीचे चले जाएं, तो आप देखो 30 × 4 करो तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। और आपको पता है वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ऑटोमेटिकली पानी गर्म उबलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम 19 to 15 किलोमीटर नीचे चले जाए, तो ऑलमोस्ट 1000 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर अवेलेबल हो जाएगा। और अगर मैं अर्थ के कोर में चला जाऊं, जिधर जिसको हम कहते हैं कि भाई अर्थ का जो कोर है उसके ऊपर लिक्विड रॉक्स है, और जिसको हम मैग्मा कहते हैं, उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सही है ना। और ये हॉटेस्ट एरिया होता है जिधर हमें अच्छी खासी हीट मिल जाती है। तो डिपेंडेंट है आपको कितनी हीट चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप बोर किया जा सकता है। जियोथर्मल अगर आप जो एनर्जी या रॉक्स वगैरह या ऐसी जगह देखो, तो स्पेसिफिकली जो आइडियल लोकेशंस बनती है जियोथर्मल की, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, रशिया, न्यूजीलैंड, इटली एंड मैक्सिको है, जिन्होंने अपने सर्वे कराने के बाद जियोथर्मल लगाई हुई है।
सही है ना। और जो एवरेज हीट है जियोथर्मल की जो स्पेसिफिकली लिखी जाती है वो लिखी जाती है 0.06 वाट पर मीटर स्क्वायर। और जियोथर्मल हीट जो अगर बिल्डिंग हीटिंग के लिए यूज की जाए वो 50 to 70 डिग्री है। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज की जाए तो हम कहते हैं 150 डिग्री एंड अबव पे जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की जाए। 2019 के सर्वे के मुताबिक ये जियोथर्मल की एक वेबसाइट है, इसका नाम है थिंक जियो एनर्जी ने एक सर्वे किया है और उसके मुताबिक जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जियोथर्मल की वो यूनाइटेड स्टेट में 3653 मेगावाट मैक्सिमम कैपेसिटी है जियोथर्मल की। उसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपाइन, टर्की, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, इटली, कीनिया, आइलैंड, जापान एंड अदर कंट्रीज ये कंबाइन मिलके बनती है। और अगर ये टॉप 5 कंट्रीज को बनाया जाए तो ये 1 गीगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जियोथर्मल की इलेक्ट्रिसिटी है जो कॉमन कंट्रीज है जो यूज कर रही हैं। आप देखो इसमें टर्की भी है, इसमें फिलिपाइन भी है, इसमें यहाँ पे देखो तो कीनिया भी आपको नजर आता है। तो इस तरह काफी कंट्रीज हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज को फोकस किया हुआ है, वो फिर इस तरह डेवलपमेंट करती हैं। ये बेसिक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है जियोथर्मल का। आप ये देखो कि ये अर्थ का कोर है, ये अर्थ के वो लेयर्स हैं और इसके अंदर एक लाइन जा रही है जो ब्लू कलर की लाइन है। अगर आप इस ब्लू कलर की लाइन को देखो तो आपको नजर आएगा ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है, ये जो बेसिकली ये कूल वाटर है और ये इंजेक्शन वेल है। ये इंजेक्शन करने के लिए ये बोर किया गया या सुराख किया गया और इसमें कूलिंग यूनिट से ठंडा पानी अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। जबकि ये जो रेड लाइंस है ये प्रोडक्शन वेल है और ये बेसिकली हॉट वाटर या स्टीम को लेके जा रही है ऊपर वाली साइड पे। और ये स्टीम जब जा रही है तो ये स्टीम आगे बेसिकली हीट एक्सचेंजर है, जो हीट इसे एक्सचेंज होती है और हीट एक्सचेंजर के बाद आगे ये जो हीट है ये आगे ट्रांसमिट होती है पावर प्लांट पे और पावर प्लांट इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक और इंजेक्शन हो रही है, ये ग्रे लाइन अंदर जा रही है। ये ग्रे लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये मॉनिटर कर रही है कि भाई स्टेटस क्या है वेल का, और स्टेटस उसके स्टेटस के अकॉर्डिंगली ये उसे डिफाइन भी करे। अगर आप ये डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली देखो तो ये देखो ये बेसिक आपके पास ये ड्रिल कर है। ये ड्रिल करने के बाद ये आपका वेल बन गया और ये वेल के अंदर आप देखो ये पानी इंजेक्ट हो रहा है, पानी पेनिट्रेट कर रहा है। ये पेनिट्रेट करने के बाद जब वो पेनिट्रेट करता है तो कूल वाटर पेनिट्रेट करता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसके एक सर्टन डिस्टेंस के बाद हॉट वाटर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वो जो हॉट वाटर क्रिएट हो रहा है फिर इंजेक्शन होती है 1 2 3 4 डिपेंडिंग ऑन कि भाई आपने कितना आउटपुट लेना है, तो वो मल्टीपल पॉइंट्स पे इंजेक्शन होती है जो प्रोडक्शन वेल बनते हैं और प्रोडक्शन वेल से स्टीम निकलती है और स्टीम फिर यानी कि जो कूल वाटर है उससे एक सर्टन डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है हॉट वाटर का और फिर हॉट वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। एक जनरल एग्जांपल है कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट द बेस ऑफ द 40 किलोमीटर थिक थिक ग्रेनेटिक क्रस्ट विद जियोथर्मल ग्रेडियंट ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो आप देखो टेम्परेचर क्या है 40 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30, तो जो टेम्परेचर बनेगा वो बनेगा 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरा क्या है जिसे कहते हैं ग्रेडियंट, यानी कि जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या है कि जो स्टडी है जो स्टेडी राइज ऑफ अर्थ टेम्परेचर है जितनी डेप्थ में जाते हैं उसे ग्रेडियंट कहते हैं, यानी कि जो राइज हो रहा है टेम्परेचर का उसको ग्रेडियंट कहते हैं। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है G=T/D। और T क्या है टेम्परेचर और D क्या है डेप्थ, कि भाई कितना टेम्परेचर ये रिसीव करता है और कितनी डेप्थ आप नीचे चले जाते हो। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो ग्रेडियंट का आता है। और ग्रेडियंट आप देखो ये जो ग्रेडियंट नॉर्मल अर्थ का ग्रेडियंट है वो कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ये अर्थ का ग्रेडियंट है। अब अर्थ के वो कह लो पार्ट्स की बात आती है। जो पहला पार्ट अर्थ का आता है उसे कहते हैं कोर। कोर कहते हैं अर्थ का सेंटर, यानी कि इर्द गिर्द अर्थ है, जो सेंटर में जो पार्ट आ रहा है वो बेसिकली कोर है। अब जो कोर है इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 4200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो ये 7600 फ़ारेनहाइट है। और इसमें बेसिकली रेडियो एक्टिव मटीरियल है जिनकी वजह से उनकी डिकेइंग की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है।
और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बेसिकली मोल्टन रॉक, सॉलिड आयरन का कोर होता है और इधर मोल्टन रॉक है और जिसको हम कहते हैं मैग्मा। और मैग्मा जो है ये इनर हीट प्रोड्यूस कर रहा है और ये हीट जो है फिर ऊपर वाली साइड पे पेनिट्रेट कर रही है और अप्रोक्सीमेटली अगर उस लेवल पे देखा जाए तो 42 इंटू 10⁻12 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है इससे। सही है ना। अच्छा, दूसरे नंबर ये जो आउटर कोर ऑफ द मैग्मा है, जो आउटर लेयर है, ये अप्रोक्सीमेटली 2897 किलोमीटर की वो जो है थिक है और इसके ऊपर आता है, इसे कहते हैं मेंटल। और मेंटल जो है ये एक लेयर है और इसकी जो डेप्थ बनती है यानी कि ये स्टार्ट होती है 2900 से और इसका अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है। जितनी डेप्थ पे जाते जाओगे उतना टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा। सही है। फिर उसके ऊपर आती है क्रस्ट। क्रस्ट बेसिकली क्या है, जो आउटर लेयर ऑफ द अर्थ है, जो हमारी लेयर, जो हम जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये जो आउटर लेयर है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ये इस आउटर लेयर को हम कहते हैं कि भाई जो ओशन के ऊपर हम बात करें तो ये 3 to 5 माइल की होती है और अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, सरफेस की बात करें तो ये 15 to 35 माइल्स की होती है। किलोमीटर्स में बात करें तो ये 24 to 56 किलोमीटर बनती है कॉन्टिनेंट में और 4 to 8 किलोमीटर बनती है ओशन में। और ये क्रस्ट के जो पीसीज होते हैं इनको हम प्लेट्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर एक जगह पे वॉल्केनो बनी हुई होती है। ये वॉल्केनो वो एरिया होता है जो बेसिकली क्रस्ट का होल बना होता है टूवर्ड द कोर और उधर से लावा, स्टीम, एशेज और इस तरह की चीजें निकल रही होती हैं और वो टेम्परेचर आपको हाई टेम्परेचर अपीयर हो रहा होता है। अब अगर आप कोर को देखो तो ये मेजर स्ट्रक्चर बनता है। ये आपके ऊपर मेजर क्रस्ट बन गई, ये नजर आ रही है। एक साइड पे ओशन है और दूसरी साइड पे कॉन्टिनेंट है, ये अपीयर हो रहा है। इसके बिल्कुल नीचे वाली लेयर उसे मोहो कहते हैं, उससे नीचे वाली लेयर उसे अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर उसके बाद डी लेयर आती है, फिर आउटर कोर आता है, फिर लिक्विड सॉलिड बाउंड्रीज आती हैं और फिर इनर कोर आता है। ये देखो ये कोर है, ये पूरी अर्थ है और ये अर्थ का बीच वाला हिस्सा है। ये क्लियर हो रही है बात। अच्छा, उसके बाद आप देखो तो जियो फिजिक्स आती है, यानी कि फिजिकल लेयर ऑफ द अर्थ आती है। तो आप देखो सबसे ऊपर क्रस्ट आता है, उसके बाद मेंटल आता है। तो आप देखो तो जो क्रस्ट है वो तकरीबन 30 किलोमीटर का आता है और 30 to 2900 किलोमीटर जो बीच वाला एरिया है वो मेंटल का एरिया। और इसमें जो है टेम्परेचर 30 डिग्री पर सेंटीग्रेड ये पर किलोमीटर ये इंक्रीज कर रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ये इंक्रीज कर रहा है। फिर आउटर कोर आता है। आउटर कोर जो है वो 2900 से 5150 किलोमीटर बनता है और उसके बाद इनर कोर आता है जो अप्रोक्सीमेटली 4000 और अबव डिग्री सेंटीग्रेड देता है। जिस किलोमीटर वाइज देखा जाए तो वो 6370 किलोमीटर बनता है। अब हमने ये देख रहे हैं कि जियोथर्मल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं और जियोथर्मल रिसोर्सेज को हमने वेरीफाई करना है कि कौन सी आइडियल लोकेशन है जिधर हम जियोथर्मल पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो उसमें बेसिकली हम डिफरेंट किस्म के सर्वेज करते हैं जिसकी बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये आइडियल लोकेशन है जिधर हमें जियोथर्मल लगाना चाहिए। तो उस सर्वे में हमारे पास होता है जियोलॉजिकल सर्वे होता है, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होता है, जियोफिजिक्स सर्वे होता है, जियोकेमिकल सर्वे होता है। और इन सर्वे से हमारे पास इंफॉर्मेशन निकलती है और उन इंफॉर्मेशन की बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये आइडियल लोकेशन है और जिधर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सही है ना। और इनिशियल एनालिसिस में हम देखते हैं कि भाई वॉल्केनियस यानी कि जो रप्चर इन क्रस्ट है कि नहीं है। फिर हम देखते हैं हॉट स्प्रिंग की बात करते हैं, फिर उसके बाद होल वगैरह जिसे हम फेमोरोल्स कहते हैं, अ होल इन वॉल्केनिक रीजन फॉर फ्रॉम विच हॉट गैसेज एंड वेपर्स। और फिर उसके बाद गीजर्स की बात करते हैं जो स्प्रिंग्स दैट ड्रामेटिकली स्पीव हॉट वाटर एंड जो है स्टीम। तो ये कुछ इंडिकेशन हमें होती हैं, हमें पता चलता है कि ये आइडियल लोकेशन है जियोथर्मल की जिधर हमें बहुत ज़्यादा वो कह लो
वो नहीं करना पड़ेगा, वेल नहीं खोदना पड़ेगा या बोर नहीं करने पड़ेंगे, छोटी लोकेशन पे ही हम इसको लगा सकते हैं। तो ये हमें एडवांटेज मिल जाता है अगर हमें इस तरह की इंडिकेशन हो जाती है। सही है ना। और वो जो ड्रिलिंग वेल की करनी है या इसको आइडेंटिफाई करना है, तो जो पहली स्टडी होती है उसे कहते हैं सैटेलाइट इमेजरी या एरियल फोटोग्राफी। सैटेलाइट इमेजरी तो सैटेलाइट से मिल गई। एरियल फोटोग्राफी क्या होती है कि हम ड्रोन्स को फ्लाई करते हैं और इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को देखते हैं, जिससे आइडेंटिफिकेशन होती है कि भाई अगर सरफेस पे कोई हीट का एलिमेंट नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये आइडियल लोकेशन है, इस लिहाज से कि ये जियोथर्मल रिसोर्सेज के लिहाज से। फिर उसके बाद जो वॉल्केनोज वगैरह की जगह है उसके अंदर वॉल्केनोलॉजिकल स्टडी होती है, फिर जियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल मैपिंग होती है, फिर जियो केमिकल सर्वे होता है, फिर जियो फिजिक्स सर्वे होता है, फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट्स निकाला जाता है। होल बार मल्टीपल जगहों पे होल को ड्रिल करके टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाला जाता है कि भाई सरफेस के अंदर जितना नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है और कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ रही है। इस सारी इंफॉर्मेशन की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आइडियल लोकेशन हमारे पास क्या है। तो ये कंप्लीट जियोथर्मल का प्लांट है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि स्टार्ट अगर हम देखें तो सिंपल आपने कूल वाटर इंजेक्ट किया और उस कूल वाटर ने एक सरफेस के किसी डेप्थ पे गया और वहां से कूल वाटर जो है गर्म हुआ, स्टीम बना, वो स्टीम जो है ये रेड लाइन के थ्रू इंजेक्ट हुई टरबाइन की तरफ, टरबाइन रोटेट की, टरबाइन से जनरेटर चला और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। अब वन देखें तो वन जो है ये मैग्मा है नीचे, नंबर 2 रेजरवायर है, ये जो वाटर का रेजरवायर है, नंबर 3 जो है ये टरबाइन की बात कर रहा है, नंबर 4 जनरेटर की बात कर रहा है, नंबर 5 ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, नंबर 6 जो इलेक्ट्रिकल की मेन है, नंबर 7 वो कंडेंसर है और नंबर 8 जो है वो कूलिंग टावर है। ये कंप्लीट जियोथर्मल का पावर प्लांट है जिसको हम दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म है। जो पहला मैकेनिज्म है उसे कहते हैं ड्राई स्टीम पावर प्लांट। ड्राई स्टीम पावर प्लांट क्या है कि सिंपल आपने इंजेक्ट किया कूल वाटर और एक जियोथर्मल जोन पे कूल वाटर इंजेक्ट किया और वो जो कूल वाटर था वो उसने हॉट वाटर बनाया और हॉट वाटर से स्टीम बनाई, वो डायरेक्टली स्टीम में टरबाइन में गई और टरबाइन रोटेट करने लग पड़ी। ये जो है ये ड्राई स्टीम का पावर प्लांट है। ये ड्राई स्टीम का पावर प्लांट आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिखी भी हुई है। इसी अगर हिस्ट्री देखें तो ये 1904 में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था और ये डायरेक्टली जो है बोर करके और उस बोर से हॉट वाटर जो है यानी कि इंजेक्ट किया, कूल वाटर इंजेक्ट किया और हॉट वाटर को यूज़ करते हुए स्टीम से हमने यूटिलाइज कर लिया। लेकिन क्योंकि हमने ड्राई स्टीम लेनी है तो इसका आइडियल टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके हम गर्म ड्राई स्टीम ले सकते हैं। तो ये काफ़ी नीचे तक बोर किया जाता है। तो ये मैकेनिज्म आता है। इंजेक्शन हुई, इंजेक्शन से हॉट वाटर क्रिएट हुआ, वो हॉट वाटर ऊपर गया और उस हॉट वाटर ने आगे जाके टरबाइन को रोटेट किया, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और वो आगे सिस्टम के साथ अटैच होगी। तो ये बेसिक मैकेनिज्म बनता है। इसके बाद आता है सिंगल फ्लैश एंड डबल फ्लैश स्टीम थर्मल जियोथर्मल। ये देखो ड्राई स्टीम से ये हट के होता है। ड्राई स्टीम जो होती है ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बात करती है, जबकि सिंगल फ्लैश जब डबल फ्लैश जो है वो 182 टू 185 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता है। ये वेपोराइजेशन होती है, इसमें हॉट वाटर जो है स्टीम में बन जाता है, लेकिन इसके आगे फिर मैकेनिज्म लगाना पड़ता है ताकि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। अगर आप इसको देखा जाए तो ये कंपोजिशन, ये फ्लैश स्टीम की बनती है, ये ये इंजेक्शन वेल है, ये प्रोडक्शन वेल है और फिर उसके बाद ये एक फ्लैश टैंक है और वहाँ से फिर ये फ्लैश टैंक टरबाइन की तरफ इंजेक्ट होता है और यहाँ पे जो है ना टरबाइन रोटेट करती है। अगर इसका फिजिकल स्ट्रक्चर डिटेल में देखा जाए तो आप देखोगे कि ड्राई स्टीम और इसके अंदर फर्क है कि ये इंजेक्शन वेल्व है और ये जो प्रोडक्शन वेल्व है इसके दरमियान में एक कंटेनर बना हुआ है और यहाँ से फिर स्टीम जो है वो इंजेक्ट होती है और वो फिर टरबाइन की तरफ जाती है। फिर टरबाइन रोटेट करती है और उधर से जनरेटर चलता है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये दोनों में फर्क आ जाता है। फिर बाइनरी आ जाता है। बाइनरी जो डिग्री सेंटीग्रेड के लिहाज से इफेक्टिव सोल्यूशन है, लेकिन ये तकरीबन 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर दे देता है। जिस तरह आप इसमें बात करो तो ये ऑलमोस्ट जो है 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाता है, जो 182 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है और ये 400 तकरीबन जो है
200 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाता है। तो आप अगर इसकी बेस देखो तो इसमें क्या है, बाइनरी यानी कि दो स्ट्रक्चर बना जाते हैं, 1 और 2। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर अलग होता है और दूसरा कंप्लीट स्ट्रक्चर अलग होता है। आप इस तरह देखो, इंजेक्शन वेल और प्रोडक्शन वेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर ही अलग है, और हीट एक्सचेंजर के ऊपर एक और टरबाइन का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर पानी रोटेट कर रहा है। इसको बाइनरी कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर अलग है, नीचे वाला स्ट्रक्चर अलग है, और इन दो स्ट्रक्चर्स को आपस में हीट एक्सचेंजर के थ्रू हीट ट्रांसफर की जा रही है। तो ये आपको बाइनरी में नजर आता है, ये इंजेक्शन वेल्व है, ये प्रोडक्शन वेल्व है, और ये इनका अपना स्ट्रक्चर है, ऊपर हीट एक्सचेंजर है, और हीट एक्सचेंजर के थ्रू टरबाइन में जा रही है और टरबाइन से आगे जनरेशन हो रही है। सही है ना। इसी तरह ये देखो कूलिंग टावर है, तो कूलिंग टावर ये अलग से इसमें बन रहा है कि भाई ये जो कूलिंग टावर है ये कंडेंसर का पानी यानी कि जो टरबाइन से निकला है इस पानी को ठंडा कर रहा है ताकि हीट एक्सचेंजर पे ये हीट अप होकर फिर दोबारा ऊपर जाए। तो ये बाइनरी का स्ट्रक्चर बन जाता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन है तो, कोई इशू है तो क्लियर करो। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है?